हरियाणा में जो कुछ हुआ उसे सिर्फ साजिश का नाम देकर क्या सरकार अपनी नाकामी छिपा लेगी? एक बहुत बड़ा सवाल यह है। आज की दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से होगी, जहां बजरंगियों के हंगामे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उन्हें घेर लिया है खामोशी ने। और तीसरी खबर राजस्थान से, जिससे देखने के बाद पूरा देश शर्मसार है कि कैसे एक नाबालिग को भट्टी में जलाकर मार डाला गया। आरोप यह कि उससे पहले गैंगरेप भी उसके साथ हुआ और गहलोत की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। और आज की चौथी खबर हिजाब पर हंगामे को लेकर होगी। यह हंगामा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुआ है। तो खबरों की पड़ताल में हम सबसे पहले आपको लिए चलेंगे हरियाणा, जहां 100 घंटे के बाद, जी हां 100 घंटे बीत जाने के बाद भी नूह की वो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जहां से पूरी साजिश हुई। वरुण जैन नूह की उसी पहाड़ी पर हमारे साथ होंगे, वहीं से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नूह में दरअसल पुलिस और प्रशासन के हाथ अब तक क्या लगा? क्या पुलिस साजिश के परतों को खोल पाएगी? इसकी तह तक जानकारी के लिए आपको लिए चलेंगे मनोज वर्मा के पास। और सिर्फ नूह नहीं, आज गुरुग्राम तक पहुंची थी यह आग। निधि श्री वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगी। दिल्ली बॉर्डर के पास होंगे हमारे संवाददाता अहमद बिलाल, जो गुरुग्राम के हिंसा वाली जगह की पड़ताल आपके सामने रखेंगे। आजातिका भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में खबरों की नब्ज को समझने वाले कई बड़े पत्रकार मौजूद हैं। जयशंकर गुप्ता जी से जानेंगे कि मेवात के मास्टरमाइंड को कौन बचा रहा है। राकेश शुक्ला जी से जानेंगे कि आखिर मामा राज में दलितों पर अत्याचार कैसे हो गया। अकुश श्रीवास्तव से राजस्थान में बेटियों की असुरक्षा की असली वजह जानने का प्रयास करेंगे। और रामकृपाल सिंह जी से जानेंगे कि मुंबई में हिजाब पर महाभारत के पीछे क्या सोची समझी रणनीति है। लेकिन शुरुआत हरियाणा की खबर के साथ। और आज सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उन दो बयानों के बारे में जिनका साजिश के तार में सबसे ऊपर नाम है, मोनू मानेसर और मामन खान। हिंसा का तो वो है, वो जो बैठा है एक वहां पे विधायक, वो सांप बना बैठा है जी। वो ही करा रहा है जो कुछ करा रहा है कि फिरोजपुर झिरका का मैं हो गया, उसको वोट की राजनीति करनी है। बताओ वहां पे संसद में वो ये कहने जरूरी थी कि मैं प्याज सी फोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, मेवात में आओ। मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ तो विधायक को मेरे साथ अंदर घुस दे, मैं तैयार हूँ। विधायक को पहले लो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। चलो भाई विधायक जी। मोनू मानेसर ने जो वीडियो जाहिर की थी कि मैं मेवात में आ रहा हूं, जबकि वो मोस्ट वांटेड है, पूरा मेवात में इसका वीडियो वायरल हुआ, तो एक्शन क्यों नहीं लिया सरकार ने? सरकार एक्शन लेती तो ये घटना नहीं घटती। वीडियो जारी करके नहीं, लोगों को वो भड़का रहा है। जो मेन रिएक्शन हुई थी, जब से ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, जो हमारे मेवात के लड़के इसने जलाए, लोगों में रिएक्शन पहले से थी। बाकी इन्होंने जो बिट्टू बजरंगी है, इसने वीडियो डाल के और लोगों को भड़का दिया। मुझे लगता है जहां तक उसी से आहत होकर दोनों पक्ष भिड़े हैं। तो दोनों के बयान आपने सुने। एक तरफ मोनू मानेसर, जिस पर हरियाणा पुलिस खामोश बैठी है, वो एबीपी न्यूज पर लाइव बैठकर बयान दे रहा है। पुलिस कह रही है कि हम ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक मामन खान, जिनकी बयानबाजी के बाद कांग्रेस ने खामोशी खींची हुई है, ना उन पर कार्रवाई कर रही है, ना ही उनका नाम ले रही है। हां, लेकिन कांग्रेस यह जरूर कह रही है कि हरियाणा की खट्टर सरकार को झोला उठाकर घर चले जाना चाहिए। हरियाणियों की सुरक्षा करने में असमर्थ है तो यह राजनीतिक दिवालियापन है। झोला उठाइए और घर चले जाइए, क्योंकि ना आप राजधर्म निभा पा रहे, ना आप प्रदेशवासियों के प्रति अपना कर्तव्य, अपनी वोट की लालसा में धार्मिक उन्माद फैलवाकर, हिंदू मुसलमान को लड़वाकर वोट बटोरने के लिए भाजपा जजपा ने जो गुड़गांवा के साथ किया है, वो हरियाणा के लिए दशकों और वर्षों तक घातक रहेगा। जो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 60,000 पुलिस बल 3 करोड़ हरियाणा वासियों को सबको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती, ये गैर जिम्मेदाराना ऐसा बयान जो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, उनको नैतिक अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रदेश सरकार का पहला कर्तव्य प्रदेश के लोगों को सुरक्षित महसूस कराना, सुरक्षा देना होता है। ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार को नैतिक जिम्मेदारी देकर इस्तीफा देना चाहिए। हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। नूह हिंसा पर एक और एफआईआर सामने आ गई है। एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर नंबर 358 में बड़ा खुलासा किया गया है। इंस्पेक्टर की ओर से दर्ज एफआईआर में यह दावा है कि भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। मंदिर को घेरकर भीड़ मजहबी नारे लगा रही थी। इंस्पेक्टर की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें यह दावा किया गया है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पर लग रहे थे।
जो उपद्रवी थे, जो भीड़ में मौजूद लोग थे, वो पाकिस्तान परस्त नारे लगा रहे थे। मंदिर घेर कर भीड़ ने मजहबी नारे वहां पर लगाए थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। और इस नई एफआईआर में भी पहले की तरह ही दावा किया गया है कि भीड़ अवैध हथियारों से पुलिस वालों पर फायरिंग कर रही थी, पथराव कर रही थी और भीड़ की नियत पुलिस वालों को मारने की थी। इसी नियत से फायरिंग की गई, पथराव वहां पर हो रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि इनके इरादे कितने खतरनाक थे। पुलिस वालों को मारने की नियत से वहां पर बाकायदा फायरिंग की गई भीड़ की तरफ से। पुलिस वालों को मारने की नियत थी भीड़ की। इस तरीके की एक बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आई है। सीधे मैं आपको जरा नूह लिए चलता हूं। हमारे साथ वरुण जैन, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, आप वहां पर पहले भी गए हैं, वहां पर पूरी पड़ताल आपने की, तफ्तीश की है। अब जो एफआईआर में खुलासा हो रहा है, यकीनन ये बहुत चौंकाने वाला है कि भीड़ वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। देखिए, बिल्कुल 2 एफआईआर है, 398 और 399। 398 के अंदर साफ साफ लिखा है कि किस तरीके से जो धार्मिक नारे हैं अल्लाह अकबर के वो लगाए जा रहे थे। साथ ही 399 के अंदर ये बात भी मेंशन है कि जो भीड़ थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। कहां पर? मंदिर के प्रीमाइसेस को घेर के। देखिए, मैं उसी मंदिर के बाहर हूं। अगर आप देखेंगे, ये पीछे मंदिर का द्वार है अखिलेश, और जो ये मंदिर है इसके बाहर जितनी भी गाड़ियां थी उनको आग लगा दिया गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे मंदिर को, तो मंदिर 3 तरफ से जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं उनसे घिरा हुआ है। ये सामने आप जो बड़ी पहाड़ियां देख रहे हैं, ये सामने मंदिर का प्रीमाइसेस है। एक बार कैमरा थोड़ा नीचे कर देंगे अगर हमारे कैमरामैन। ये मंदिर का प्रीमाइसेस है जहां पर भीड़ थी। और ये तीनों तरफ आप देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जो कि मंदिर को तीन ओर से घेरे हुए हैं। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये वही जगह है जहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे भीड़ को निकालने के लिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 500 से 700, जिस तरीके से एफआईआर के अंदर मेंशन है, 500-700 लोगों की भीड़ ने मंदिर को घेर लिया, मुख्य द्वार के बाहर आकर खड़े हो गए और इन पहाड़ियों से गोलियां चलाने लगे। तो कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। साजिश यानी कि कहीं ना कहीं वो इस मकसद से आए थे कि लोगों को इस मंदिर के प्रीमाइसेस के अंदर घेर लेंगे, इन पहाड़ियों से गोली चलाएंगे, मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहां पे गाड़ियां जल रही है वो बाहर नहीं निकल सकते, और जिससे उनको मार देंगे। यही वजह है कि एफआईआर के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भीड़ आई थी वो इस मकसद से आई थी कि जो पुलिसकर्मी और लोग हैं उनको मार दे। और साथ ही वो यहाँ पर धार्मिक नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर बोलने के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश पुलिस को शुरुआत से लग रही है। यही वजह है कि अब जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे कड़ियों को जोड़कर उन कॉन्स्पिरेटर तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए वरुण, ऐसे में बड़ा सवाल है, रामकृपाल जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर वहां पर भीड़ इस तरीके से उन्मादी हो गई थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, मंदिर को घेर कर नारे लगाए जा रहे थे, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए, क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि प्रशासन राज्य सरकार का पूरी तरह से फेल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये मामला, इसको हरियाणा के जो घटनाएं हैं इसको निहायत लोकल नहीं माना जाना चाहिए जी। और प्रदेश के प्रशासन का जो फेल्योर है उसमें मैं मानता हूं उनका फेल्योर रहा है, लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें अभी आपके संवाददाता बता रहे हैं, जो चीज़ें हैं, आप देखिए एक पैटर्न है पूरा। दिल्ली में क्या हुआ था आप देखिए, दिल्ली के दंगों में तमाम LIU यहाँ के भी इंटेलिजेंस था, मध्य प्रदेश में हुआ, बंगाल में हुआ, हावड़ा में उस समय भी एक धार्मिक जुलूस निकला था जिसके आप जानते हैं क्या क्या हुआ वहाँ पे। तो ये मेरा कहना है कि पूरे देश में एक पैटर्न चल रहा है और मुझे तो ये जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं बता दूं, अगर अभी भी सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांत की सरकार और जो हमारे तमाम कानून बनाने वाले हैं, जब तक कोई राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में नहीं सोचेंगे, और एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे जो कानून बने हुए हैं उसमें जो सजा का प्राविधान है, जितनी गाड़ियां जलाई गई हैं, जो संपत्ति नष्ट हुई है, मैं फिर कहता हूं कि आप कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड देने पर आप सही कह रहे हैं, बहुत जरूरी विचार किया जाना चाहिए, कार्रवाई हो गंभीरता से। जी जी, बड़ी खबर और आ रही है, हिंसा की लपटों में झुलसे हरियाणा में हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। ये एक सुकून वाली बात आप कह सकते हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। अपडेट ये कि नूह में अब तक 45 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कुल 139 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन आरोपियों में 116 आरोपी इस वक्त पुलिस रिमांड में हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर हिंसा की साजिश कैसे रची गई,
किसके इशारे पर रची गई, मास्टरमाइंड कौन है, ये तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। पुलिस स्टेशन से हमारे साथ अजातिका सिंह हमारी सहयोगी जुड़ गई है। अजातिका, पुलिस की अब तक की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, कुछ और जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल अखिलेश, आपको बता दें इस वक्त मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है थाना सदर नूह। अब से कुछ देर पहले जो आरोपी हैं उन सभी को यहाँ लाया गया था। जैसे कि नंबर आपने भी बताया दर्शकों को, 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया था कल। इसी में 21 लोग और जोड़ दिए गए हैं, यानी कि जो अब आंकड़ा है वो 137 लोगों का हो गया है। वो तमाम आरोपी यहाँ पर लाए गए, उनसे जाँच की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है, जाँच की जा रही है कि आखिर किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया गया, क्या रणनीति बनाई गई, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे किया गया और कौन से ऐप्स का इस्तेमाल किया गया इस पूरी साजिश को रचने में। और क्योंकि ये बहुत ही प्रायोजित नजर आ रहा है, कई सारे ऐसे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं जहां पर हमने देखा, जो तस्वीरें नजर आई थी सोमवार को, ऐसा नजर आ रहा था कि वहां पर तैयारियां पहले से थी। तो ये सुनियोजित कैसे था, पहले से तैयारियां कैसे थी, कैसे कनेक्शन बैठाए गए, कैसे बातचीत की गई, कहां से शुरुआत की गई, कहां से वीडियोस निकाले गए, सीसीटीवीज को मैच किया जा रहा है, जो फोन के वीडियोस हैं उनको मैच किया जा रहा है। जाहिर तौर पर जो जांच की प्रक्रिया है वो कुछ वक्त लेगी, लेकिन 2 दिन की रिमांड पर जरूरी ये है जातिका कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। जो उपद्रवी हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ सख्ती बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्या करे प्रशासन, पुलिस या फिर सरकार में जो बैठे लोग हैं कि जनता का भरोसा बहाल हो सरकार में? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले हरियाणा सरकार को त्यागपत्र करना चाहिए। अगर मेवात के इलाके में इस तरह की कोई बात हो रही है और आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, आपको पता नहीं लग पा रहा है कि ऐसी कोई घटना होने जा रही है, इस तरह का उत्तेजक माहौल वहाँ बन रहा है, सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो आप शासन करने के काबिल नहीं हैं। और अगर आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब हम 56,000 हमारे पास पुलिस है और हम 2 करोड़ लोगों को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, तो इसका मतलब कि आप शासन करने योग्य नहीं है, आप गलत चयन आपका है। दूसरा ये है, पुलिस ने जो अभी आप बता रहे थे कि FIR किया है, उसमें वो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत तो होना चाहिए, उसको सामने रखना चाहिए। वीडियो अगर इस तरह का है तो उसको भी लाकर सामने रखना चाहिए। ये मेवात के लोग वो मुसलमान हैं, जब विभाजन हो रहा था, देश के अन्य हिस्सों के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग जा रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे, मेवात के मुसलमानों ने कहा था कि नहीं, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम मरेंगे जिएंगे इसी मुल्क में मरेंगे, यहीं रहेंगे। मेवात के मुसलमान वो मुसलमान थे, जब बाबर और राणा प्रताप के बीच में जंग हुई थी तो जो उनका नवाब था हसन खां, वो राणा प्रताप के साथ गया था। बाबर की तरफ से उसके सामने प्रस्ताव आ रहे थे कि आके हमारे साथ मिल जाओ, तुमको बड़े ओहदे दिए जाएंगे, लेकिन वो नहीं गया, वो राणा प्रताप के साथ रहा। तो सांप्रदायिक सद्भाव का एक माहौल रहा है। सबसे बड़ी बात है अखिलेश, मोनू मानेसर अभी तक जेल से बाहर क्यों है? नहीं, ये बड़ा सवाल है, इस पर आगे हम बात करेंगे जयशंकर जी। लेकिन मामन खान भी, मैं दर्शकों तक जरा एक अपडेट पहुंचाना चाह रहा हूं, बीच में आपको रोक रहा हूं। सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच तेज हुई है। खबर हमें यह मिल रही है कि सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी 3 FIR दर्ज की गई है, कुल 10 URL की पहचान की गई है। नूह में बीती रात 4 गांव में छापेमारी की गई, अपराधियों की लिस्ट खंगाली जा रही है। जांच के लिए कुल 10 SIT बनाई गई, एक SIT कम से कम 5 FIR की जांच करेगी। सीधे आपको लिए चलते एक बार फिर से वरुण के पास, हमारे साथ वरुण जुड़े हुए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। वरुण, सोशल मीडिया की जो पूरी जांच पड़ताल है, चूंकि इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही है, ये जो और ज्यादा हिंसा हुई, किस तरीके से ये तफ्तीश आगे बढ़ रही है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे सोशल मीडिया का एक अहम रोल है इस हिंसा को भड़काने में, क्योंकि जब यहां पर इस इलाके में मंदिर के प्रीमाइसेस में हिंसा भड़की, उससे कुछ ही मिनटों बाद पूरा नूह जो है वो जलने लगा। यानी कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो यहां पर घटना घटी है उससे रिलेटेड मैसेजेस जो थे, और घटना से पहले भी उस मैसेजेस को सर्कुलेट किया गया कि कहां कहां कैसे कैसे इकट्ठे हो, और जिस तरीके के जो बयान जो हम बता रहे हैं कि किसी दूसरे पक्ष ने दिए, चाहे वो मोनू मानेसर हो, उन सब बयानों को भी जानबूझकर सोशल मीडिया पर इंस्टिगेट किया गया। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की इसके अंदर अहम भूमिका थी, और कुछ ना कुछ इसके अंदर लोग शामिल थे जिन्होंने इस हिंसा को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इसलिए जो 3 FIR लेकिन देखिए अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है, खबर आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। नूह में हिंसा के बाद मजदूरों का पलायन हो रहा है, कर्फ्यू के चलते वो पलायन कर रहे हैं। आप सोचिए, ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, कोई बंगाल से, कोई बिहार से, यूपी से आकर यहां मजदूरी करता था। लेकिन नूह में हिंसा के बाद बीते दिन 3 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है, जिससे मजदूरों को एक तो काम नहीं मिल पा रहा, दूसरी ओर उनके पैसे और राशन खत्म होता जा रहा है, इसीलिए वो पलायन को मजबूर हैं।
सीधे निधि के पास में आपको लिए चलता हूं। निधि, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये डेली कमाने खाने वाले जो लोग हैं, इनके सामने देखिए किस तरीके का संकट आ गया, अब इन्हें जाना पड़ रहा है। अखिलेश सही कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि हिंसा हुई और हिंसा के मतलब इसको कह सकते कि आफ्टर वायलेंस इफेक्ट्स जो है वो सीधा सीधा श्रमिकों पर पड़ रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन के हिसाब से काम करते हैं, जो परिवार के साथ लेकर के आए हुए हैं और यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं गुरुग्राम के या अलग अलग हिस्सों में। अब हुआ ये कि हिंसा जब हुई, नूह में आग फैली और उसके बाद उसका जो इफेक्ट है वो गुरुग्राम में देखने को मिला। 1 जुलाई को 3-4 से ज़्यादा दुकानें, जो हमने रिपोर्ट्स की, हालांकि दर्जन भर से ज़्यादा दुकानें जलाई गई हैं और कई ऐसे दुकान वाले थे जिनका घर उसी में था, जो दुकान में रहते थे। उसके बाद ये हुआ कि एक समुदाय के लोगों के मन में डर बैठ गया और उनको लगता है कि जब तक स्थिति सही नहीं हो जाती है तब तक यहाँ रहना सही नहीं है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ शांति की अपील करने से नहीं, इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम जो मजदूर यहाँ हैं, जो रह रहे हैं, जो इतने सालों से रह रहे हैं, वो पलायन ना करें, ये देखना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। एक सवाल भी अकुश श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि ये शर्मनाक स्थिति सरकार के लिए नहीं है, इन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। दंगों का साइड इफेक्ट देखिए सामने आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पलायन की जो स्थिति है, अगर नूह में मतलब वहाँ पर जो नियमित काम करने वाले लोग हैं, रोज़ का काम धंधा देखने वाले हैं, बेचारे उनको जाना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। लेकिन इसी की दूसरी तस्वीर जो है वो गुड़गांव में भी आपको नज़र आ सकती है, जहाँ दूसरे लोग, दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग डर के मामले जा रहे हों। लेकिन ये स्थिति जो आई है नूह में, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। कई बार आप आज़ादी के पहले की बातों को उठा कर लाते हैं कि आज़ादी के पहले ऐसी स्थिति थी, उसके बाद बहुत बदलाव हो गए। आज मेवात का इलाका, जो जितने वहाँ पर जितनी अवैध काम धंधे होते हैं वो सब वहीं होते हैं, पुलिस जाने में कतराती है। जामताड़ा के बाद सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का काम वही होता है। ये आप सच कह रहे हैं, ये भी तथ्य है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से भी पलायन शुरू हो गया है, जो हमें जानकारी मिल रही है। झुग्गियों में रहने वाले लोग पलायन कर रहे हैं। सेक्टर 70A में सैकड़ों झुग्गियां खाली, आप समझिए सैकड़ों जो परिवार हैं वहां से पलायन कर रही है। देखिए तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, सामान लेकर लोग वहां से निकलते हुए, वहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे, अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए मैं इस वक्त उसी गुरुग्राम के सेक्टर 70A में मौजूद हूं और मैं आपको दिखाऊं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। देखिए ये वो झुग्गियां हैं जिनमें जो है कुछ दिनों पहले तक लोगों के घर हुआ करते थे, लोगों ने गृहस्थी जमा कर रखी थी, लेकिन अब इन घरों पर ताले हैं। मेरे कैमरा पर्सन प्रनोज त्रिपाठी से मैं कहूंगा कि वो आगे की तरफ आए और एक लाइन से जितने भी घर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर घरों के बाहर जो है वो ताला लगा करके जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। कुछ 10-15 परिवार जो इस वक्त यहां पर मौजूद हूं, आपको बता दें कि इस यहां पर तकरीबन 100 से 150 जो झुग्गियां थी, जो जिनमें परिवार रहा करते थे, लेकिन अब सिर्फ 10 से 15 लोग परिवार मौजूद हैं और उनका भी कहना है कि वो जल्द से जल्द जो है वो अब इस जगह को छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि उनके जहन में जो डर है, जो दंगों का दंश है, उसका प्रमाण, उसकी गवाही जो है ये घरों के बाहर लटके हुए ताले दे रहे हैं कि किस तरीके से जब दंगा भड़कता है, जब हिंसा भड़कती है, तो कैसे मासूम लोगों को जो है अपना घर छोड़ना पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम में अब तक 22 FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है और 21 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया जा चुका है। पुलिस की तरफ से लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा है कि लोग पलायन ना करें, अपने घर को ना छोड़ करके जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आश्वासन है पुलिस का, दंगों को पुलिस रोक नहीं पाई। खबर मध्य प्रदेश से भी है, महाराष्ट्र से भी है, राजस्थान से भी है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश की खबर आपको दिखाते हैं और अमूमन हालात वैसे ही हैं। आप समझिए मध्य प्रदेश के सीहोर में तोड़फोड़ हुई है, मारपीट हुई है। बजरंग दल ने एक दिन पहले जुलूस निकाला और इछावर में जुलूस के साथ डीजे भी बज रहे थे। कुछ उपद्रवियों ने गांव के आसपास तोड़फोड़ शुरू कर दी। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। स्थानीय लोगों ने मना किया तो भीड़ ने जाति सूचक शब्दों के साथ मारपीट की। हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जगी है। 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। भीम आर्मी के सदस्यों ने जल्द कानूनी और सख्त कार्रवाई की मांग की है और इस घटना के बाद से ही तनाव का माहौल है। लेकिन सवाल ये शिवराज सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर आपकी पुलिस ऐसी यात्राओं के दौरान कहां गायब रहती है। भीम आर्मी के सदस्यों ने कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की धमकी भी दी है।
ये थाना इछावर के अंतर्गत एक ग्राम आता है बड़खेरापुर में, जिसमें कल रात को एक चल समारोह निकल रहा था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व द्वारा मारपीट की गई, जिस पर एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। साथ ही साथ उनका कहना था कि अम्बेडकर जी की मूर्ति के भी क्षतिग्रस्त की गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। अन्य कार्रवाई की जा रही है। ब्रजेश, एक ऐसे समय में जब देश के विभिन्न हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही हैं, सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं, क्या पुलिस अलर्ट नहीं थी? क्या यह प्रशासन की नाकामी नहीं है? क्या है पूरा मामला? देखिए, सीहोर जिला जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, उसकी एक तहसील है इछावर। इछावर के पास एक गांव है बड़खेरा कुर्मी। वहां पे ये बजरंग दल के लोग रात में जाते हैं, डीजे लेके जाते हैं, नाच गाना करते हैं और आगे जाके जो दलित समाज के लोग हैं उनसे उलझते हैं और उनसे मारपीट करते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उनको जाति सूचक शब्द कहते हैं और काफी देर तक उत्पात मचाते हैं। वजह यही थी कि एक बार जब इन लोगों ने कोशिश की थी उस गाँव में घुसने की, तो कुछ गाँव के लोगों का झगड़ा हुआ था। तो उस गांव के दलित समाज को सबक सिखाने के लिए बजरंग दल के लोग जाते हैं और इस बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी करते हैं। उसके बाद फिर जब वहां से वो लोग निकलते हैं मूर्तियां तोड़ के मारपीट करने के बाद फिर पुलिस अलर्ट होती है और पुलिस अलर्ट होने के बाद फिर 5 लोगों के खिलाफ धारा एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करती है। 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 2 लोग हिरासत में हैं। मगर सबसे हैरानी की बात यही है कि कैसे बजरंग दल के लोग डीजे बजाते हुए गाँव में घुसते हैं और किसी को भी परेशान करते हैं और गाली गलौज करते हैं, जाति सूचक शब्दों से परेशान करते हैं। और बजरंग दल के लोगों को कंट्रोल करना इस समय सरकार के लिए कई जगहों पे ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल बड़ा मुश्किल काम हो गया है, खासकर बीजेपी सरकार। सवाल तो यही है शासित राज्यों में पुलिस और प्रशासन चाह ले तो क्या ऐसे उपद्रवियों को रोक नहीं सकते हैं? प्रशासन चाहता तो मध्य प्रदेश दलित उत्पीड़न में तीसरे स्थान पे देश में नहीं होता। यदि पुलिस प्रशासन चाहता तो पिछले 2 महीने का आप रिकॉर्ड देखिए तो आप पाएंगे कि शिवपुरी, सीधी, खरगोन, छतरपुर ये वो जगह हैं जहां दलितों का उत्पीड़न हुआ है। आदिवासी उत्पीड़न में भी मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पे है। मैं ये कहता हूं कि प्रशासन क्यों शांत है? यदि वो राजनीतिक व्यवस्था उसकी है तो उसको मुझे लगता है फिर ये उत्पीड़न रुकेगा नहीं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश में 84 लाख दलित वोटर हैं, 35 सीटें हैं, उसमें 18 सीटें 2018 में कांग्रेस जीती थी और 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से राज्य को कहा गया है कि आप सुरक्षित सीटों पे खास फोकस करिए क्योंकि हमारा वोट बैंक बड़ा है। और जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरीके की स्थितियां हैं और जो योजना बनाई जा रही है उससे क्या लगता है कि उसका कोई हित हो पाएगा? राजस्थान चलते हैं, वहां से भी जो खबर आ रही है यकीनन बहुत चौंकाने वाली है, दिल दहला देने वाली खबर है। एक नाबालिग को भट्टी में जलाकर मार डाला गया। अब सोचिए किस निशंसता के साथ उसकी हत्या की गई है और जलाने से पहले गैंग रेप का भी आरोप लगा है। मौके पर पुलिस पहुंची है और चंद अवशेष पुलिस को मिले हैं। राजस्थान से यह दिल दहला देने वाली खबर और अब जाकर पुलिस सक्रिय हुई है। नाबालिग को भट्टी में जलाकर मार डाला गया। बेटियों की सुरक्षा पर बरसी बीजेपी ने गहलोत के इस्तीफे की मांग की है। देश का रेप कैपिटल बन गया है, यह तक आरोप लगा दिया गया बीजेपी की तरफ से। प्रियंका राजस्थान के लिए क्यों नहीं लड़ती हैं, यह सवाल पूछा गया है। देश का रेप कैपिटल बन गया है, ऐसा कह रही है बीजेपी। ये वही भिलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के साथ और दुष्कर्म हुआ। ये वही भिलवाड़ा है जहां स्टाम्प के ऊपर बेटियों को, बच्चियों को बेच दिया जाता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी शर्म के मारे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप गृह मंत्रालय नहीं समझता है तो क्यों ऐसे कुर्सी से चिपके हुए हैं? राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जो राजस्थान को शर्मसार करने वाली, कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। एक दिन में कम से कम 21 घटनाएं रिपोर्टेड घटनाएं थी। इसका जवाब कौन देगा? इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? इनकी मैं सीधे आपको ले चलता हूं, हमारे साथ मनीष हमारे सहयोगी जुड़ गए। और मनीष देखिए सवाल यही है, गैंग रेप के भी आरोप लग रहे हैं और दरिंदगी की इंतहा है। इस तरीके से जलाकर उसे मार डाला गया, ये कौन लोग हैं जो इस कदर बेखौफ हैं?
अखिलेश, अगर इस पूरे मामले में देखें तो इसमें तो स्वाभाविक बात है, राजस्थान में पिछले 6 महीने में अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो दलित अत्याचार, महिला उत्पीड़न के जितने मामले सामने आ रहे हैं वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर। और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर अशोक गहलोत सरकार को घेर भी रही है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के तमाम नेता राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जहां तक भीलवाड़ा के कोटड़ी के इस घटना का सवाल है, बहुत ही बेरहमी से एक किशोरी जो महज 14 वर्ष की थी, वो भेड़ बकरियां चराकर जब घर लौटती है, लेकिन जब वो अपने घर पर समय पर नहीं पहुंचती तो घर वाले उसकी तलाश करते हैं। बाद में ये पता चलता है कोयले की एक भट्टी में, जिसमें लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है, उसमें एक जिंदा एक बालिका को डाल दिया जाता है। इससे बड़ा रोंगटे खड़ा कर देने वाला कोई प्रकरण शायद सामने नहीं आया होगा। सबसे बड़ी बात, अब पुलिस और एफएसएल के सामने चुनौती है कि वो आखिर कैसे इस पूरे मामले को सुलझाए, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर में तो है, लेकिन अगर इस तरीके से ये लोग बेखौफ हैं, इन्हें डर नहीं लगता है, इस तरह की निशंसता करते हैं, तो सवाल पुलिस और प्रशासन पे खड़े होंगे कि क्या खाकी का खौफ नहीं है वहां पर। रामकृपाल जी, कांग्रेस आला कमान के दोहरे चरित्र पर भी सवाल खड़े होंगे। आप बीजेपी शासित राज्यों में इस तरीके के मामलों में बहुत जोर शोर से बोलते हैं, लेकिन अगर राजस्थान में ये सब कुछ हो रहा है तो उस पर भी तो कोई कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर देखिए, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह से जिस तरह के ये जो आजकल मीडिया भी बहुत सक्रिय है, जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, निश्चित तौर पर वो बड़ी ही व्यथित करने वाली हैं। और मैं एक ही बात फिर कहूँगा कि जो भी है सत्ता में, वो सिर्फ इतना नहीं, अभी क्या होता है कि आप पकड़ के उसको थाने में बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद अदालत में एक लंबा केस चलता है, तब तक मीडिया भी भूल जाता है। जब उसमें से कुछ लोगों को सजा मिलती है, बाकी छूट जाते हैं। मेरा कहना है कि इस तरह के घृणित कामों के लिए जब तक कोई ऐसी सजा नहीं दी जाएगी जिससे कि रूह कांप जाए, मैं नहीं कहता हूं कि आप क्या करें, बट सरकार को यह सोचना चाहिए ऐसी सजा हो कि एक नजीर बने, ऐसे लोग डरे। फिर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, यहां कॉलेज में बुर्का पहनने पर हंगामा हो गया। बुर्के में छात्राओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और पेरेंट्स के विरोध के बाद अनुमति मिली है। प्रिंसिपल ने कहा कि इसी साल ड्रेस कोड लागू हुआ है। क्लास के अंदर बुर्का पहनने पर, बैठने पर रोक की बात कही जा रही है और छात्राएं बुर्के के साथ क्लास अटेंड करने पर अड़ी हुई हैं। तो मुंबई से अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, यहां पर बुर्का पहनने को लेकर यह हंगामा हुआ है। मुंबई के कॉलेज में बुर्का पहनने पर हंगामा, बुर्के में छात्राओं की एंट्री पर रोक लगाई गई है। एक बार फिर से आपको बता दें, अभी की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में बुर्का पहनने पर बवाल हुआ है। एक कॉलेज से जुड़ा यह पूरा मामला है। बुर्के में छात्राओं की एंट्री पर रोक लगी है और ऐसे में उन छात्राओं ने विरोध भी किया है। हालांकि अभिभावकों के विरोध के बाद अनुमति दी गई है, इस तरह की सूचना भी हमें मिल रही है। सवाल यह कि हिजाब पर यह हंगामा क्यों? क्या इन सब के पीछे वाकई में किसी तरीके की कोई साजिश भी है क्या? मैं आपको लिए चलता हूं, लता हमारे साथ जुड़ गई है। लता शर्मा हमारी सहयोगी मुंबई से। लता, यह पूरा मामला क्या है? जी देखिए, चेंबूर के इलाके में स्थित एनजी आचार्य डीके मराठा ये कॉलेज है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी भी कई सारे अभिभावक और एनजीओ के जो लोग हैं मौजूद है। कल की घटना है जहाँ पे जो कई सारे छात्र हैं वो कॉलेज के बाहर आए थे। इनमें से अधिकतर मुस्लिम समुदाय की थी जिन्होंने बुर्का हिजाब पहना हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि 1 मई से रूल पास हुआ था सिर्फ 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्राओं के लिए, जहाँ पे जो ड्रेस कोड है वो अलाउ कर दिया गया था। जो महिला छात्र हैं उनके लिए पंजाबी सूट और ऊपर उसके ब्लेजर किया गया था। लेकिन उसके बाद ये जो ड्रेस कोड है उसका कहीं ना कहीं नियम फॉलो नहीं हो रहा था, जिस कारण से कल कॉलेज ने एक्शन उठाया। एक्शन उठाने के बाद जो छात्रा है उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। उनसे कहा गया कि आप बुर्का और जो हिजाब है वो आप बाहर ही उतार के आए और कॉलेज के परिसर में आप एंटर ना करें, क्योंकि 1 मई से इसका रूल पास हो गया था। हालांकि इसके बाद जो है विरोध देखा गया अभिभावकों की तरफ से, छात्राओं की तरफ से, और उसके बाद यहाँ पे पुलिस का बल भी आया है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कई सारे मुंबई पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ पे मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे अभिभावक फिलहाल हैं और वो इसी मुद्दे को लेकर आए हैं कि क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा था जो छात्र है उन्हें। लेकिन जो कॉलेज के हेड डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक कदम पीछे लिया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि बुर्का और हिजाब जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लता शर्मा इस जानकारी के लिए आपका। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प खबर, क्योंकि बात कुर्सी की है।
दरअसल मुंबई के मनोरा में विधायकों के निवास के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा था। यहां सीएम शिंदे को भी पहुंचना था, लेकिन उनके कार्यक्रम में न आने पर उनके लिए लगाई गई सीट पर अजीत पवार बैठे। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री की नेम प्लेट हटाकर अजीत पवार को उस कुर्सी पर बिठाया। कैमरे में कैद हुई इस तस्वीर को लेकर अब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, सीधे मैं आपको रौनक उगड़े के पास लिए चलता हूं। रौनक, किस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं वैसे? ये देखिए अखिलेश, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि अजीत पवार सरकार में जब से शामिल हुए उसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण जो है वो बदल गया है। और जो अजीत पवार के समर्थक है वो रह रहकर इस बात का दावा करते रहे हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई इलाकों में सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार मुख्यमंत्री होंगे, इस तरह की तस्वीरें जो है वो भी पोस्टर्स के जरिए हमने देखी थी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की हरकत आज विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से मंच पर की गई, क्या ये करने की जरूरत थी? अगर मुख्यमंत्री वहां पर समय पर नहीं पहुंच पाए और निजी कारणों की वजह से वो उस महा कार्यक्रम में नहीं आ पाए, तो अजीत पवार को जहां पर बैठने की जगह दी गई थी वहीं पर उन्हें बैठने दिया जाता था, क्योंकि मालूम था कि सामने मीडिया के कैमरे लगे। उनकी सीट पर अगर अजीत पवार को बिठाया जाता है तो निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल उठेंगे कि क्या आने वाले दिनों में वाकई में अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।